अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो आखिरी लेक्चर है चैप्टर नंबर 6 का वो, और चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन जो है वो आज के लेक्चर में हमारे में ऐड होगा। अब हमने बैक्टीरिया के बारे में यहाँ तक तकरीबन तमाम चीज़ें उसकी डिस्कस कर ली, उसका ओरिजिन, शेप्स, साइज़ उसका, उसके अलावा उसकी रिप्रोडक्शन, उसके जो कंट्रोल हैं वो। इनमें अगर आपको याद हो तो हमने जब भी कभी किंगडम मोनेरा को डिस्कस किया है, मोनेरा जिसको बोलते हैं, तो प्रोकैरियोट्स को, तो उसमें हम दो एग्जांपल्स देते हैं मेरा बेटा, एक बैक्टीरिया का और एक साइनोबैक्टीरिया का। अब बैक्टीरिया के बारे में तो हमने सारी की सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। अब उसकी फिर दूसरी एग्जाम्पल जो होती है या उसका दूसरा हिस्सा जो होता है साइनोबैक्टीरिया, वो रहता है, वो आज हमने डिस्कस करना है। तो जो इसमें साइनोबैक्टीरिया है, ये वो कहता है कि जी ये लार्जेस्ट और मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का। लार्जेस्ट क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं। और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, अगर आपको याद हो, इसको हमने एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर में कि ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करवा सकते हो, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है। अब हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि ये फोटोसिंथेटिक क्यों है, बिकॉज इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा हुआ है प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो है वो हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोप्लास्टिड की किस्म है। चौथे चैप्टर में हमने ये सारी बातें डिस्कस की हुई हैं। उसमें थैलेकाइड था, थैलेकाइड के अंदर जो है ना वो ये पाया जाता है मेम्ब्रेन के अंदर। तो इसी तरह यहाँ पे भी ये सारी बातें डिस्कस होंगी, ये सारी बातें इसी में आती हैं। अब उसमें अगर आप देखें तो जो साइनोबैक्टीरिया है लार्जेस्ट ग्रुप है, डिवर्स ग्रुप है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का। इसको प्रीवियसली कहा जाता था ब्लू ग्रीन एल्गी। ये अभी भी बहुत सारे लोग इसको ब्लू ग्रीन एल्गी ही समझते हैं। एक्चुअल में ये एल्गी नहीं है, बैक्टीरिया है। लेकिन मसला क्या आया, वो जो नाम हमने लिखा हुआ है ना मेरे बेटा, सियानो, ये वाला वर्ड सियानो जो लिखा हुआ है, ये इससे रिलेटेड है। सियानो इससे रिलेटेड है। वो कैसे? जैसे ही अभी हम मूव करेंगे आगे की तरफ तो हम इसमें पिगमेंट्स देखेंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो इन पिगमेंट्स के अंदर हमने यहाँ पे एक पिगमेंट लिखा हुआ है फाइकोसियानिन, ये वाला फाइकोसियानिन। ये जो फाइकोसियानिन है ना, ये एक्चुअल में ब्लू इन कलर है, ब्लू कलर का होता है फाइकोसियानिन। और अगर आपको याद हो तो जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दो कलर आपस में मिक्स हो गए, मैच हो गए, एक ही जगह पे मौजूद हो गए। क्या? ब्लू कलर सियानिन की वजह से, फाइकोसियानिन की वजह से, और ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से। तो यूं इसको कहने लगे ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी ऐसी एल्गी जिसमें ब्लू और ग्रीन दोनों कलर हों। एल्गी जो है वो प्रोटिस्टा में आता है, जो अगला चैप्टर हमने डिस्कस करना है। एल्गी भी फोटोसिंथेटिक जो है ना ऑर्गेनिज्म है, और उनमें क्लोरोफिल होता है। उनमें तो क्लोरोफिल कई टाइप का है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स और इस तरह के और पिगमेंट्स। तो इस वजह से समझा जाने लगा कि ये एक्चुअल में एल्गी है ग्रीन कलर की, लेकिन इसमें पिगमेंट जो है वो सियानिन पाया जा रहा है, ब्लू वाला, तो इसलिए इसको कहा गया ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन एक्चुअल में ये साइनोबैक्टीरिया है। इसके बाद अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, तो उनमें नंबर 1 पे हम ये कहते हैं कि ये ट्रू प्रोकैरियोट हैं। ये एक्चुअली प्रोकैरियोटिक सेल की जिंदा मौजूद मिसाल है, एक्चुअल मिसाल है। वो कैसे? कि इनमें जो रिप्रोडक्शन का तरीका है, इनमें जो रेप्लिकेशन का तरीका है, इनका जो सेल स्ट्रक्चर है, वो सारा का सारा एक्चुअल प्रोकैरियोट को डिपेक्ट करता है, वाज़े करता है। वो बताता है कि प्रोकैरियोट कैसा होता है। दैट इज वाई हम इनको कहते हैं ट्रू प्रोकैरियोट्स। इनका जो साइज है वो रेंज करता है 1 to 10 माइक्रोमीटर, 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक इनका साइज होता है। जबकि इनकी शेप जो है वो वेरी मच ग्रेटली होती है, वेरी ग्रेटली जिसको हम कहते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है। जिस तरह हमने पीछे उसकी शेप्स पढ़ी थी ना बैक्टीरिया की, उसकी तो फिर भी 3-4 टाइप्स थी। इसकी तो बहुत सारी टाइप्स हैं जो कि डिस्कस नहीं की जा सकती एक ही लेक्चर में, एक ही जगह पे। बड़ी क्लासेस में आप इसको डिस्कस करेंगे। तो ये वेरी ग्रेटली इन शेप, यानी ये बहुत बड़े पैमाने में बहुत ज़्यादा तब्दीली इसकी शेप में देखने को मिलती है। अगर हम
इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चरली तौर पे ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, एक सेल पे मुश्तमिल भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है, यानी इसकी जो है वो कॉलोनी भी बन सकती है। कॉलोनी से मुराद क्या होता है कि जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे रह रहे हो मेरा बेटा, जब आप देखेंगे कि सेल्स इकट्ठे पड़े हुए हैं और उनमें लेबर डिवीजन नहीं है, यानी उनमें काम की तकसीम नहीं है जैसे हमारे सेल्स में है। अगर हमारे सेल इकट्ठे हो जाएं तो मेरा बेटा क्या बनता है, भला आपको याद हो तो टिश्यू, लेकिन इनमें टिश्यू नहीं बनता। सेल्स इकट्ठे भी हो जाएं तो साथ साथ पड़े रहते हैं, काम अपना अपना करते हैं, दैट इज वाई कॉलोनी कहलाएगी, वो फिर आपको टिश्यू नहीं कहलाएगा। तो ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं या ट्राइकोम्स की शक्ल में हो सकते हैं। व्हाट इज ट्राइकोम? ट्राइकोम एक चेन होती है लंबे सेल्स की, जैसे हमने स्ट्रेप्टोकोकस में, स्ट्रेप्टोबैसिलस में पढ़ा था, लंबी चेन बन रही थी, तो इधर जो चेन बनती है उसको हम कहते हैं ट्राइकोम। तो ट्राइकोम क्या है? चेन ऑफ सेल्स। इसकी अगर हम सेल वॉल की बात करें तो वो कहता है इसकी जो सेल वॉल है वो ग्राम नेगेटिव टाइप की होती है। ग्राम नेगेटिव क्या है? ये मेरा बेटा हमने वो टेक्निक जो डिस्कस की थी क्रिश्चियन ग्राम की, उसमें हमने देखा था कि ग्राम नेगेटिव को ग्राम नेगेटिव क्यों कहते हैं, उसका कलर क्या होता है और वो कौन से होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव टाइप की सेल वॉल रखते हैं। इसके बाद अगर हम देखें लोकोमोशन, तो लोकोमोशन इनकी कैसी है? ये गैस वेसिकल्स बनाते हैं, गैस की थैलियां सी बनाते हैं गैस से भरी हुई, और उनसे पानी में मूव करते हैं। या ज्यादातर जब ये ट्राइकोम बनता है तो ये ग्लाइड करता है, यानी एक दूसरे के ऊपर फिसल के सबस्ट्रेट के ऊपर फिर ये मूव करता है। इन दो चीजों की उसको जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए बिकॉज फ्लैजेला इज एब्सेंट इन देम, फ्लैजेला उनमें नहीं है। पिछले वाले में तो फ्लैजेला था और फ्लैजेला की वजह से हमने उसकी क्लासिफिकेशन भी पढ़ी थी, ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस वगैरह, और इसमें फ्लैजेला है ही नहीं। जब इसमें फ्लैजेला नहीं है तो एक्चुअल वही तो लोकोमोटरी ऑर्गन था इनमें, अब वो मौजूद नहीं है तो फिर किस तरह मूव करेंगे? गैस वेसिकल से या ग्लाइडिंग मोटालिटी से। ठीक हो गया जी, यहाँ तक इसकी लोकोमोशन हो गई। अगर हम इसमें देखें फोटोसिंथेटिक सिस्टम, अभी हमने कहा कि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, तो जो फोटोसिंथेटिक सिस्टम है इसमें, उसमें होगा हमारे पास क्लोरोफिल ए और फोटोसिस्टम 2। क्लोरोफिल ए एसेसरी पिगमेंट होता है, ठीक है, और PS2 फोटोसिस्टम 2, ठीक है ना जी, वो हमारे पास मौजूद होता है। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि जो फोटोसिस्टम 1 है वो, अगर आपको उसकी याद हो, 66 नैनोमीटर और 2 760 या 700 नैनोमीटर का होता है, तो उतनी लाइट वो ऑब्जर्व करता है। अब फोटोसिस्टम 2 और क्लोरोफिल ए दोनों ही मौजूद होते हैं इसके अंदर, और ये एन उस तरह के हैं जिस तरह के यूकैरियोट में होते हैं, यानी इनके इसके क्लोरोफिल और फोटोसिस्टम 2 जो है वो दोनों क्लोजली रिलेटेड टू द यूकैरियोट है। अगर आपको 9th क्लास याद हो तो ये जो फोटोसिस्टम 2 वाली बात है ये हमने जी स्कीम में मेरे बेटा हमने डिस्कस की थी, वहां पर बनी हुई थी जी स्कीम, उसमें फोटोसिस्टम 1 और 2 यूज हो रहा था, एंड उसी तरह इसमें यूज होता है। तो दैट इज वाई ये कहता है कि ये क्लोजली रिलेटेड टू दी यूकैरियोट है। फिर वो कहता है कि इनमें जो होती है फोटोसिंथेसिस वो होती है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब ये वर्ड भला हम क्यों लिख रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमने पढ़ा था बैक्टीरिया में कि अगर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करवाता भी है तो वो H2S यूज करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करता है इंस्टेड ऑफ वाटर। अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो, तैयार हो, तो उसमें हमने कहा था कि वाटर की जगह H2S यूज करता है। जब वो H2S यूज करेगा तो इट मींस वो लिबरेट क्या करेगा? S यानी सल्फर। लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया है उनकी निस्बत इनमें जो तब्दीली आई वो ये कि ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। ऑक्सीजेनिक से क्या मुराद हुआ कि ये फिर वाटर यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, और जब वाटर यूटिलाइज होगा तो फिर लिबरेट क्या होगी, जनरेट क्या होगी? ऑक्सीजन। ठीक है जी। अगर यहाँ पे H2S होता तो लिबरेट होता S, हाइड्रोजन मूव जो ना यूटिलाइज हो जाता, लेकिन यहाँ पे वाटर होने की वजह से हाइड्रोजन यूज होने के बाद ऑक्सीजन बची और वो ये जनरेट करते हैं। ये इनका और उनका डिफरेंस हो गया। फिर अगर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स देखें, इसमें सिस्टम्स के अलावा पिगमेंट्स देखें तो उसमें कहता है वो पिगमेंट्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट्स जो हैं वो इनके थैलाकाइड में होते हैं। ये अभी मैं पहले आपको डिस्कस कर रहा था, थैलाकाइड मेम्ब्रेन्स में होते हैं। थैलाकाइड मेम्ब्रेन जो है वो अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में नहीं है, चूंकि हमने कहा था प्रोकैरियोट सेल है और इसमें मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। दैट इज वाई थैलाकाइड अब क्लोरोप्लास्ट में नहीं पड़ा हुआ, बल्कि ये रिलेटेड है कुछ पार्टिकल्स के साथ। उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं फाइकोब्लिसोम्स।
तो जो फाइकोब्लिसोम्स हैं उनके साथ थाइलोकाइड अटैच है, उनमें मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट में नहीं है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली थी और इनमें डबल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली नहीं पाई जा सकती। दैट इज वाई ये कुछ पार्टिकल्स के साथ मिलकर रहते हैं जिनको हम कहते हैं फाइकोब्लियोसोम्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेमिलेट होती है, इनमें इकट्ठी होती है, शुरू होती है, आती है उसके अंदर, तो वो होती है थ्रू कैल्विन साइकिल। सो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेमिलेट होती है थ्रू कैल्विन साइकिल, और कैल्विन साइकिल इसका मतलब इसमें मौजूद है, जिसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं, 3 स्टेप वाली साइकिल है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम उसमें फिक्स करते हैं और इकट्ठा करते हैं और फिर उसको यूज करके इस पूरे प्रोसेस में डाला जाता है। फिर अगर आप देखें फाइकोब्लिन्स के बारे में, तो इनमें जो प्रीडोमिनेंट सबसे ज्यादा वाज़े डोमिनेंट गालिब तरीन जो पिगमेंट है वो है हमारे पास फाइकोसियानिन। दिस इज द नेम ऑफ दिस बैक्टीरिया, वही जो भी हम पहले जिक्र कर रहे थे। फाइकोसियानिन प्रीडोमिनेंट पिगमेंट है, यानी बहुत ज्यादा डोमिनेंट पिगमेंट है, बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट पिगमेंट होने की वजह से ही इसका जो जिक्र है वो उसके नाम में है, सियानोबैक्टीरिया में फाइकोसियानिन की मौजूदगी से। और ये चूंकि ब्लू पिगमेंट है, दैट इज वाई हमने उसको लिखा हुआ है ब्लू ग्रीन एलजीबी। अच्छा, ये जो है इसमें हम कहते हैं फाइकोसियानिन जो है वो ब्लू पिगमेंट है, दैट इज वाई उसको कलर में हम ब्लू भी लिखा है, ब्लू ग्रीन एलजी। और ये यूज किया जाता है एज ए एक्सेसरी पिगमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेसरी पिगमेंट? ऐसा पिगमेंट जो उसको फोटोसिंथेसिस में असेस करेगा, उसकी हेल्प करेगा। एक्सेसरी पिगमेंट्स वो होते हैं जो क्लोरोफिल को और दूसरे सिस्टम्स को लाइट ऑब्जर्व करके देते हैं, वो लाइट जो वो खुद ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा होता। फिर इसके बाद अगली और जो उसकी सेकंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिजर्व फूड मटेरियल। अगर आप देखें रिजर्व फूड मटेरियल में भी अब वही बात लिखी हुई है जो एक्सेप्शन है बाकी सबसे, कि ये जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो लेता है एज ए ग्लाइकोजिन। और अगर आपको याद हो तो ग्लाइकोजिन जो है वो एनिमल्स में स्टोर होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। अब इस हिसाब से फिर ये क्या हुआ, एनिमल्स में आ गया और क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से प्लांट से रिजेंबल करता है, और इसीलिए इसकी मौजूदगी की वजह से हम उसको एलजी में नहीं लेके जा रहे, हम उधर लेके आ रहे हैं। और एलजी में भी अगर हम लेके आए तो जैसे कि अभी हमने नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करना है तो वो प्रोटिस्टा में आता है। प्रोटिस्टा में दोनों किस्म की खसूसियात होती हैं, जानवरों वाली भी और पौधों वाली भी, तो इसीलिए इसकी कंट्रोवर्सी थोड़ी सी अभी भी मौजूद है। फिर उसके बाद अगर हम जिक्र करें तो इसकी लास्ट पे आती है रिप्रोडक्शन। आखिरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिप्रोडक्शन। इसमें जो मेथड है रिप्रोडक्शन का वही है जो सारे का सारा उसमें था बैक्टीरिया में। ये बाइनरी फिशन भी करवाता है, यानी दो में टूटना। उसके अलावा ये फ्रेगमेंटेशन भी करवाता है कि एक फ्रेगमेंट टूट जाए पूरे के पूरे का ट्राइकोम का, तो वो नया अपना जो है वो बना लेता है। हेटेरोसिस्ट भी होता है। हेटेरोसिस्ट इसमें बहुत बड़ा दरमियान में फूला हुआ सेल होता है, बैरल शेप्ड सेल। वो उस बैरल शेप सेल से फिलामेंट टूट जाता है। अब आप देखें ना, अगर मैं एक ट्राइकोम आपको बना के दिखाऊं तो फर्ज करें यूं इसका ये ट्राइकोम बना हुआ है, इसमें सेंटर में एक जगह पे यूं बड़ा सा बैरल शेप्ड सेल होगा जिसको हम कहेंगे हेटेरोसिस्ट, और हेटेरोसिस्ट जो है एन उस जगह से, इस हेटेरोसिस्ट वाली जगह से इस वाली साइड को अलहदा फ्रेगमेंट बन जाएगा और इधर को अलहदा फ्रेगमेंट बन जाएगा। अब ये हेटेरोसिस्ट वाले पॉइंट से दो हिस्सों में टूट जाएगा। ये जो हिस्से टूटे हैं उनको हम कहते हैं हार्मोगोनिया, और हर एक हार्मोगोनिया नए सियानोबैक्टीरिया में चेंज हो जाता है और अपना अपना हेटेरोसिस्ट बनवा लेता है। इसके अलावा जो अकाइनिड्स फॉर्मेशन है, अकाइनिड्स में स्पोर्स बनाता है स्पेशल टाइप के, जो टिप्स से इसकी टिप से यहाँ से उतरना शुरू हो जाते हैं और अलहदा जाके नए बैक्टीरियम में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ तक मेरे बेटा हमारा जो बैक्टीरिया वाला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6, वो एंड हुआ, जिसमें लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया सियानोबैक्टीरिया, उसमें हमने कहा कि ये लार्जेस्ट और डिवर्स ग्रुप है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का। इनको प्रीवियसली ब्लू ग्रीन एलजी भी कहा जाता था। ब्लू ग्रीन एलजी कहने की वजह फाइकोसियानिन होना, यानी फाइकोसियानिन यानी ब्लू पिगमेंट की मौजूदगी है, उसी की वजह से बैक्टीरिया का नाम सियानोबैक्टीरिया भी रखा गया। चैप्टर 6 में हमने इसको डिस्कस किया कि ये ट्रू प्रोकैरियोट है, साइज इसका 1 to 10 माइक्रोमीटर है और शेप इसकी वेरी करती है ग्रेटली, बहुत किस्म की शेप्स होती हैं। स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, ट्राइकोम हो सकता है। ट्राइकोम वही जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, बनाया कि ये चेन ऑफ सेल्स होती है, लंबी चेन बनती है इसकी। लोकोमोशन के लिए हमने कहा जी इसमें दो चीजें होती हैं, गैस वेसिकल्स होती हैं या ग्लाइडिंग मोटालिटी देता है। ये दोनों इसलिए यूज करता है बिकॉज इसमें फ्लैजेला एब्सेंट होता है।
फिर अगली बात जो हमने डिस्कस की इसमें फोटोसिंथेटिक सिस्टम्स की, तो दो सिस्टम है इसमें, एक तो क्लोरोफिल ए खुद मौजूद है और दूसरा फोटो सिस्टम 2 मौजूद है। ये दोनों क्लोजली रिलेट करते हैं यूकैरियोट्स के साथ और ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करवाता है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस उसको कहते हैं जिसके एंड पे ऑक्सीजन जनरेट हो। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते तो एंड पे सल्फर निकलता, यहाँ पे वो वाटर यूज करता है तो एंड पे ऑक्सीजन निकलती है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में हमने कहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कंपोनेंट्स हैं वो थैलोकाइड मेम्ब्रेन में होते हैं। थैलोकाइड मेरे बेटा हमने पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर होता है, चूंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है तो वो कुछ पार्टिकल्स के साथ मिला होता है जिसको हम कहते हैं फाइकोब्लिसोम्स। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसमें फिक्स की जाती है कैल्विन साइकिल से, जिसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं और ये दूसरे जानवरों में भी चलता है। फाइकोब्लिन्स एक स्पेशल टाइप की इसमें पिगमेंट्स हैं। तो फाइकोब्लिन्स वो हैं जो फाइकोसियानिन पर मुश्तमिल है। फाइकोसियानिन ब्लू पिगमेंट है, दैट इज वाई नाम के साथ ब्लू ग्रीन एल्गी या सियानोबैक्टीरिया आता है। ये एसेसरी पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्लोरोफिल ए की और फोटोसिस्टम 2 की। रिजर्व फूड की बात करें तो वो इसमें होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जैसे कि एनिमल्स में होती है। और रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन, हेटरोसिस्ट, एकाइनिड्स और हार्मोगोनिया से की जाती है। यहां तक हमारा बैक्टीरिया वाला चैप्टर जो है वो एंड हुआ। नेक्स्ट आज हमने जस्ट थोड़ा सा इंट्रो लेना, वो भी किंगडम प्रोटिस्टा का चैप्टर नंबर 7 का। चैप्टर नंबर 7 की अगर हम बात करें तो अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 5 तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि अर्नेस्ट हेक्ल वो साइंसदान है जिसने 1866 में सबसे पहले इसको इंक्लूड किया था किंगडम्स की दौड़ में, किंगडम के नंबर में। अब इस लिहाज से अर्नेस्ट हेक्ल को कहा जाता है कि वो इस किंगडम का डिस्कवरर है, उसने इसको डिस्कवर किया। एवोल्यूशनरी ओरिजिन इसका हम देखें किंगडम प्रोटिस्टा का, तो अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो अरिस्टोटल और दूसरे जो कार्लस लिनियस वगैरह हैं वो पहले 2 किंगडम सिस्टम पे बिलीव रखते थे, प्लांटी था और एनिमेलिया था। बाद में एक्सक्लूजन्स आती गई, उनमें से करैक्टर्स अलग होते गए और उनको अलग किंगडम्स में प्लेस करते गए उन जानवरों को जो उसमें मौजूद थे। उसी तरह ये जो तीसरा किंगडम है ये भी इसी तरह अलहदा हुआ। इसमें इसके अलहदा होने की, एक्सक्लूड होने की वजह क्या थी? इसमें इसके आने की वजह यह थी कि इसमें दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी, इसलिए इसको अलहदा कर दिया गया। और चूंकि ये वो एवोल्यूशनरी रीजन में हम कहते हैं कि प्रोटिस्ट ऐसे हैं जो प्रोकैरियोट से डायरेक्ट निकले हैं। मतलब ये हुआ कि ये प्लांट और एनिमल दोनों से पहले मौजूद थे, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है वो प्रोकैरियोट से डायरेक्ट इवॉल्व हुए और इनसे आगे फिर बाकी सारे जो 3 किंगडम्स हैं यूकैरियोट्स वो इवॉल्व हुए। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के लिहाज से फिर ये इंसेस्टर हो गए बाकी तमाम यूकैरियोट्स के। So protists are also known as ancestors of all other eukaryotes। तो फिर ये दूसरे यूकैरियोट्स के इंसेस्टर या बाओजदाद भी कहलाते हैं। इनको अलहदा करने की वजह क्या थी? इनको अलहदा करने की पहली वजह है डाइवर्स करैक्टर्स, यानी इनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी मुख्तलिफ करैक्टर्स की पाई जाती है। मसलन इनकी जो बॉडी फॉर्म है वो सबसे डिफरेंट है। बॉडी फॉर्म में ये यूनिसेलुलर भी हैं, कॉलोनियल भी हैं, मल्टीसेलुलर भी हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर भी हैं, पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। फिर अगर हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखें तो इसमें बहुत सारे ऐसे आते हैं जो पैरासाइट्स भी हैं, और पैरासाइट भी वो जो होस्ट बदलते रहते हैं। तो ये जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है इनमें वो भी दूसरों से डिफरेंट है। फिर इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जैसे अभी मैंने जिक्र किया, ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, ये सिम्बियोट भी हो सकते हैं, ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, इसलिए इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सब जैसा है, मिलता जुलता, इसलिए ये अलहदा हो गए। फिर इनका लाइफस्टाइल, अभी जैसे जिक्र किया कि इनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि पैरासाइटिक भी होते हैं और फैकल्टेटिव पैरासाइट भी होते हैं कि बिल्कुल होस्ट के अंदर ही रहेंगे, या अलहदा भी रह सकते हैं, अपने तौर पे भी रह सकते हैं, या जैसे एल्गी है वो माइकोराइजा जैसे बनाता है फंजाई, उसकी तरह फंजाई के साथ मिलकर लाइकन भी बनाता है। तो इस तरह इनकी लाइफस्टाइल जो है वो भी सबसे डिफरेंट है। ये सारी बातें चूंकि सबसे अलग थलग हैं, दैट इज वाई इस किंगडम को कहा जाता है एक्सक्लूडेड किंगडम। एक्सक्लूडेड किंगडम मेरा बेटा उसको कहते हैं जिसमें तमाम किंगडम से निकाल के करैक्टर्स जमा किए गए हों। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि ये जो सारे करैक्टर्स हैं ये बाकी तमाम किंगडम्स में मौजूद हैं, उनमें से ये सारे किंगडम इसमें मौजूद हैं। अब इन किंगडम्स इन जो करैक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि वो बाकी जो 3 हैं
वो इसकी औलाद में से हैं, वो तीनों किंगडम इसमें से अलहदा हुए हैं, क्योंकि इसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें इनमें से एक एक अलहदा हो के गई हुई है। इसके अलावा अगर हम इसके बेसिक कैरेक्टर्स की बात करें तो पहले आती है सेल ऑर्गेनाइजेशन, कि इसकी सेल कैसा है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, सिंपल है, किस तरह का। तो तमाम जो प्रोटिस्ट हैं वो यूकैरियोट्स हैं, लेकिन ये डिफरेंट है बाकी तमाम यूकैरियोट्स से। बाकी तमाम यूकैरियोट रह कौन से गए, प्लांटी, एनिमिलिया और फंजाई, इन तीनों से ये डिफरेंट है। हालांकि ये भी यूकैरियोट है और वो भी यूकैरियोट है। अभी जो हमने डिस्कस किया कि इसमें वो करैक्टर्स आते हैं जो इन तीनों में अलग-अलग करैक्टर है, वो इन तीनों का अलग-अलग करैक्टर इसमें एक में ही मौजूद है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं एक्सक्लूडेड जो है वो किंगडम है, और ये उन तीनों से डिफरेंट है। सेल स्ट्रक्चर की हम इसकी बात करें तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, एक सेल पे मुश्तमिल, जैसे अमीबा या जायंट अमीबा हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये कॉलोनियल भी हो सकता है, जैसे उसकी कॉलोनी बनेगी, या सिंपल मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, जैसे कि एलजी होगा, रेड एलजी, ब्राउन एलजी, ग्रीन एलजी, वो हम आगे इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये इसकी सेल स्ट्रक्चर होगी। और एक तीसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये हमने पढ़ा हुआ है, जब भी स्पर्म और एग मिलते हैं या मेल और फीमेल जो गमीट्स हैं वो फ्यूज होंगे तो लाजमी तौर पे एम्ब्रियो बनेगा और लाजमी तौर पे ब्लास्टोला बनेगा तमाम यूकैरियोट्स के अंदर। ये उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक में आता है कि वो एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं। लेकिन जो प्रोटिस्टा है इसमें ये भी एक्सक्लूजन है कि ये प्लांट्स और एनिमल्स की तरह ब्लास्टोला या एम्ब्रियो नहीं बनाते, दे डू नॉट डेवलप द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो डेवलप नहीं करवाते ये अपनी रिप्रोडक्शन के दौरान में। फिर अगर हम इसकी एवोल्यूशन का जिक्र करें तो तमाम प्रोटिस्ट जो हैं वो इवॉल्व हुए प्रोकैरियोट से, और ये ऑल अदर यूकैरियोट्स जो हैं वो इससे निकले। अब इस लिहाज से इसका मतलब ये हुआ कि ये बाकी तमाम यूकैरियोट्स का इंसेस्टर है और खुद इसके इंसेस्टर जो है वो प्रोकैरियोट यानी किंगडम मोनेरा है। सो दैट ये इसको हम कहेंगे इट इज पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन, इसका जो है वो पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन है कि इससे और बहुत सारी लाइनेजेस जो हैं वो निकलती हैं। आखिरी जो बात इसमें हमने डिस्कस करनी वो है क्लासिफिकेशन, कि इसकी कौन सी क्लासेस हैं, इसको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसमें 4 मेजर ग्रुप्स हैं, 4 बड़े ग्रुप हैं, जिनमें पहले नंबर पे आएगा सिंगल सेल्ड प्रोटोजोवंस, एक सेल पे मुश्तमिल जो प्रोटोजोआ है, पैरामीशियम, अमीबा वगैरह, सिलिएट्स को हम जिक्र करेंगे। फिर दूसरा होगा यूनिसेलुलर एलजी, इसमें हमारे पास आएगी रेड एलजी, ब्राउन एलजी, ग्रीन एलजी, वो सारे। और मल्टीसेलुलर एलजी है, उसमें हम उसके काफी सारे ग्रुप जो हम डिस्कस करेंगे ग्रीन एलजी में। और एंड पे हमारे पास जो चौथा ग्रुप आता है वो आता है स्लाइम मोल्ड और ओओमाइसीडीज, यानी स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड भी हम इसको कहते हैं। ये 4 मेजर ग्रुप्स हैं जो इस चैप्टर में हमने डिस्कस करने। रिपीट करूंगा कि हमने किंगडम प्रोटिस्टा में ये पढ़ा कि ये किंगडम जो है अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में इंक्लूड किया था किंगडम सिस्टम में। ओरिजिन इसका प्रोकैरियोट से है, खुद ये यूकैरियोट है और बाकी तमाम यूकैरियोट का इंसेस्टर है। डिवर्स करैक्टर्स हैं इसमें, ऐसे करैक्टर्स जो बाकी किसी किंगडम में नहीं पाए जाते। बाकी तमाम किंगडम्स का कमोबेश एक एक करैक्टर इसके अंदर मौजूद है। दैट इज वाई हम इसको कहते हैं एक्सक्लूडेड किंगडम। बेसिक करैक्टर्स में हमने इसके 5 करैक्टर डिस्कस किए। फर्स्ट है सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये यूकैरियोट है, लेकिन दूसरे यूकैरियोट की निस्बत डिफरेंट है। फिर स्ट्रक्चर में हमने देखा यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, सिंपल मल्टीसेलुलर हो सकता है। इसमें ब्लास्टोला या एम्ब्रियो नहीं बनता, बाकी सब में बनता है, ये भी इसमें एक्सक्लूजन है, अलग थलग बात है। एवोल्यूशन की बात करें, प्रोकैरियोट से खुद निकला और बाकी तमाम यूकैरियोट्स का इंसेस्टर है। दैट इज वाई इसको हम कहते हैं पॉलीफाइलेटिक है इन ओरिजिन और बाकी का इंसेस्टर कहलाता है। आखिरी बात जो हमने डिस्कस की वो थी क्लासिफिकेशन के 4 बड़े ग्रुप्स हैं, सिंगल सेल्ड प्रोटोजोवन, यूनिसेलुलर एलजी, मल्टीसेलुलर एलजी, स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड। इनमें जो डिटेल है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।